नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले हेडलाइंस। पेट्रोलियम पर निर्भरता घटाने के लिए जैव ईंधनों को अपनाने पर सरकार का जोर। इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट के लोकार्पण में बोले प्रधानमंत्री। कहा अगले 2 साल में देश के 75 बड़े नगर निगमों में बनाए जाएंगे नए संयंत्र। किसानों को 100 ड्रोन की प्रधानमंत्री ने दी सौगात। कीटनाशकों और दूसरी कृषि सामग्री के छिड़काव में मिलेगी मदद। कहा ड्रोन क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता दुनिया को देगी एक नया नेतृत्व। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण और पंजाब की सभी सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां पूरी। कड़ी सुरक्षा के बीच कल सुबह 7 बजे से वोटिंग। यूपी के अगले चरणों और मणिपुर में चुनाव प्रचार तेज। व्हाइट हाउस ने रूस पर लगाए यूक्रेन पर साइबर हमले करने के आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जताई आने वाले समय में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की आशंका। यूक्रेन में सैनिकों को भेजने की संभावना से किया इनकार। और श्रीलंका सीरीज के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का किया ऐलान। रोहित शर्मा बने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के कप्तान। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे आगामी टेस्ट सीरीज से बाहर। और हेडलाइंस के बाद अब आपको दिखाते हैं कुछ और अहम खबरें जो आज सुर्खियों में रहीं। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया और सेना के 2 जवान शहीद हुए। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। तमिलनाडु में कड़ी सुरक्षा के बीच 38 जिलों के शहरी निकाय चुनाव के लिए वोट डाले गए। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, सांसद एमके कनिमोझी सहित कई लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। देश में अब तक किसानों को 23 करोड़ से ज्यादा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों को अपने खेतों की मिट्टी के पोषक तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश ने आज एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। देश भर में 175 करोड़ से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाकर एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है। अब तक देश की 80% वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है। अटलांटिक महासागर में उठे जबरदस्त तूफान यूनिस ने यूरोप में कहर ढाया हुआ है। यूनिस के कारण विमान, ट्रेन और समुद्री सेवाओं पर भारी असर पड़ा है। लंदन के O2 एरेना की छत उड़ गई। तूफान में 5 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बायो सीएनजी संयंत्र शहरों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद करेंगे। सरकार अगले 2 साल में देश के 75 बड़े नगर निगमों में इसी तरह के संयंत्र बनाएगी। प्रधानमंत्री इंदौर में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोबर्धन बायो सीएनजी प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गीले कचरे और गोबर से हरित ईंधन बनाने के प्रयास पर्यावरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में कचरे से कंचन यानी सोना के मंत्र को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। इंदौर में बनाए गए सीएनजी संयंत्र में प्रतिदिन 550 टन गीले जैविक कचरे को अलग करने की क्षमता है। इससे प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी और प्रतिदिन 100 टन जैविक खाद का उत्पादन होगा। इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी। इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार 5 साल से देश भर में अव्वल शहर है। मुझे खुशी है कि आने वाले 2 वर्षों में देश के 75 बड़े नगर निकायों में इस प्रकार के गोबर्धन बायो सीएनजी प्लांट बनाने पर काम किया जा रहा है। ये अभियान भारत के शहरों को स्वच्छ बनाने, प्रदूषण रहित बनाने, क्लीन एनर्जी की दिशा में बहुत मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में कीटनाशकों और दूसरी कृषि सामग्री का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने विश्वास जताया कि ड्रोन क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता दुनिया को एक नया नेतृत्व देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में ड्रोन स्टार्टअप एक नई संस्कृति तैयार हो रही है। उनकी संख्या अभी 200 से अधिक है, जो आने वाले वक्त में हजारों में होगी और इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस क्षेत्र के विकास में कोई बाधा ना हो और सरकार ने इसकी वृद्धि के लिए कई सुधार और नीतिगत कदम उठाए हैं।
अगले 2 वर्षों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे अनेकों युवाओं को नए रोजगार और नए अवसर मिलेंगे। मैं इसके लिए गरुड़ एरोस्पेस की टीम को, सारे नौजवान साथियों को बधाई देता हूं। साथियों, देश के लिए ये समय आजादी के अमृत काल का समय है। ये युवा भारत का समय है और भारत के युवाओं का समय है। अफगानिस्तान से सिखों और हिंदुओं के एक शिष्टमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर उनसे मुलाकात की। भारत में बड़ी संख्या में अफगान सिख और हिंदू रहते हैं और हाल ही में तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के बाद केंद्र सरकार ने उनमें से अनेक को वहां से निकाला था। अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न झेलने वाले अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार ने कई बार अपनी प्रतिबद्धता जताई है। मैंने यही बोला कि हमारे नागरिकता का जो कानून आपने पास किया है उसको एक विंडो के अंडर, सिंगल विंडो के अंदर ये हमारा जो काफ़ी टेक्निकल पॉइंट्स आते हैं उसको बाहर निकाल के और सिंपली हमको नागरिकता का जो सिटीजनशिप है वो दिया जाए। नागरिकता छोटे छोटे मुद्दों की वजह से अटकी हुई है, तो एनसीआर का रेफरेंस देते हुए, एनआरसी का रेफरेंस देते हुए प्रधानमंत्री जी को ये कहा कि हमें आप उस कानून के दायरे में, क्योंकि पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश को लाया गया था, अफगानिस्तान को नहीं डाला गया था, फिर अफगानिस्तान को उसमें ऐड करके आपने हम लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। और अब खबरें विधानसभा चुनाव से जुड़ी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राज्य के 16 जिलों के 59 निर्वाचन क्षेत्रों में तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच कल इन सीटों पर मतदान होना है। मतदान रविवार सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा और चुनाव आयोग ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है कि मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते समय किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तीसरे चरण में 2 करोड़ 15 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तीसरे चरण में राज्य के 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां सत्तारूढ़ बीजेपी के एसपी सिंह बघेल और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आमने सामने हैं। मैनपुरी जिले के साथ ही हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में तीसरे चरण में कुल 627 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2017 में बीजेपी ने तीसरे चरण की 59 सीटों में से कुल 49 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 9 सीटों से संतोष करना पड़ा था। वहीं पंजाब में भी रविवार 20 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होना है। मतदान सुबह 8 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की 117 सीटों पर 93 महिलाओं समेत कुल 1003 उम्मीदवार मैदान में हैं। साहनेवाल और पटियाला ग्रामीण सीटों के लिए सबसे ज्यादा 19, जबकि दिननगर सीट के लिए सबसे कम 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पंजाब में इस बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल गठबंधन, बीजेपी गठबंधन और विभिन्न किसान संगठनों की राजनीतिक इकाई संयुक्त समाज मोर्चा के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। और एक नजर विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के बांदा में पूर्व की सरकारों के कामकाज को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद बुंदेलखंड को जल संकट से बचाने के लिए ढेर सारी योजनाएं लाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोंडा में विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि भय और भूख का समाधान करने वाला ही समाजवादी होता है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने 2 बार मुफ्त राशन देकर भूख का समाधान किया। ऐसे में वो ही सच्चे समाजवादी हैं। साथ ही उन्होंने बेहतर कानून व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार की तारीफ की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज सुल्तानपुर, गौरीगंज और मुंशीगंज में जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में अब अटकाने और भटकाने का काम नहीं होता है। इस वजह से विकास की रफ्तार तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और इस मामले में अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ बीजेपी की जीरो टॉलरेंस नीति है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2017 से पहले अराजकता का माहौल था, लेकिन पिछले 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने अहमदाबाद बम धमाके मामले में भी समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लखीमपुर खीरी कांड की तुलना जलियांवाला बाग से की और बीजेपी पर किसानों को कुचलने का आरोप लगाया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अंबेडकर नगर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि सरकार बनने के बाद रोजगार के लिए प्रदेशवासियों को पलायन ना करना पड़े, इसके लिए रोजी रोटी के साधन प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी के बड़े बड़े पोस्टरों पर सवाल उठाए हैं। रायबरेली में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पोस्टरों और विज्ञापनों पर खर्च होने वाला पैसा लोगों के विकास पर खर्च होता तो कितनी तरक्की होती। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। बुलडोजर चलवाने वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये पद की गरिमा के खिलाफ है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ प्रचार के लिए तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी जनसंपर्क अभियान जारी रखने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आम आदमी पार्टी की शिकायत के बाद आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है। और आइए अब बात करते हैं राज्यों से जुड़ी अहम खबरों की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। आज भुवनेश्वर में राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उनकी अगवानी की। राष्ट्रपति कल पुरी में गौड़ीय मठ और मिशन के संस्थापक श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की 150वीं जयंती के 3 साल लंबे समारोह का उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक में राज्य के मंत्री एस ईश्वरप्पा के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस विधायकों ने लगातार दूसरे दिन विधानसभा में रात भर विरोध प्रदर्शन जारी रखा। कांग्रेस उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने 20,000 क्लासरूम बनाए हैं, इतने तो पूरे देश में भी नहीं बने। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन का निधन हो गया है। वो लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थे। वो 88 वर्ष के थे। एनआईए ने आतंकियों को खुफिया जानकारी देने वाले आईपीएस अरविंद दिग्विजय नेगी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले एनआईए के साथ काम कर रहा था और फिलहाल शिमला में पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात था। इस मामले में एनआईए ने 6 नवंबर 2021 को केस दर्ज किया था और अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सीआईएसएफ ने मुंबई हवाई अड्डे पर घुसपैठ के एक प्रयास को विफल कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के क्रैश गेट नंबर 27 पर एक शख्स जबरन घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, तभी सीआईएसएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के प्रशासन ने स्कूलों और महाविद्यालयों के आसपास लागू निषेधाज्ञा की मियाद 1 सप्ताह और बढ़ाकर 26 फरवरी तक के लिए कर दी है। यह आदेश सभी स्कूलों और महाविद्यालयों के 200 मीटर के दायरे में लागू होगा। कोरोना के मामलों में कमी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू समाप्त कर दिया है। हालांकि कोरोना को लेकर सावधानी बरतने और मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील की गई है। बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर आज सुबह स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेसवे में अचानक आग लग गई। हालांकि इस वक्त ट्रेन पूरी तरह खाली थी, जिस वजह से कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। लद्दाख में श्रीनगर लेह मार्ग को खोलकर सड़क संपर्क बहाल करने की मुहिम तेज कर दी गई है। आधुनिक मशीनों और उपकरणों से लैस सीमा सड़क संगठन के जवानों ने कारगिल जिले के द्रास की ओर से सड़क मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में बर्फ से जुड़ी गतिविधियों पर प्रतिबंध से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में निराशा है। रोग की वजह से पर्यटकों की आवाजाही भी कम हो गई है। इससे कई लोगों का रोजगार छिन गया है।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित कंचनजंगा स्टेडियम में पुष्प उत्सव आयोजित किया गया। ये 38वां वार्षिक फ्लावर शो है जिसमें 350 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस उत्सव का उद्देश्य रोजगार और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाना है। त्रिपुरा की बांस की बोतलों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की इस मुहिम को आईआईटी बॉम्बे का साथ भी मिल रहा है। बांस की बोतल तेजी से प्लास्टिक की बोतलों को रिप्लेस कर रही है। कुछ और अहम खबरें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कहना है कि भगवद गीता के संदेश हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। उन्होंने धर्मगुरुओं से इसे युवाओं और जनता तक पहुंचाने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने आज 5वें वैश्विक भगवद गीता सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया और इस मौके पर कहा कि आंतरिक शक्ति और मानसिक शांति की खोज के लिए आध्यात्म जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने छात्रों में बढ़ते मानसिक तनाव पर चिंता जताते हुए शिक्षण संस्थानों में काउंसलर रखने की सलाह भी दी। Sri Venkaiah Naidu, who assumed his current role in August. सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण और परिचालन को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं। विद्युत मंत्रालय ने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण पिछले 4 महीनों में 9 बड़े शहरों में चार्जिंग केंद्रों की संख्या 2.5 गुना बढ़ा दी गई है। सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग केंद्रों में वृद्धि के कारण भारत में इलेक्ट्रिक वाहन का बाजार भी बढ़ रहा है। तेल विपणन कंपनियों ने देश भर के प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर 22,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। भारी उद्योग विभाग ने हाल ही में 25 राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के लिए 1,576 सार्वजनिक चार्जिंग केंद्रों को मंजूरी दी है। एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के दोनों किनारों पर प्रत्येक 25 किलोमीटर में ये स्थित होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर जर्मनी के दौरे पर हैं। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने से पहले उन्होंने कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मन समकक्ष एनालेना बेयरबॉक से मुलाकात की और हिंद प्रशांत, यूक्रेन में हो रहे घटनाक्रम और अफगानिस्तान में स्थिति समेत व्यापक द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। एस जयशंकर ने ईरान के अपने समकक्ष से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, अफगानिस्तान और संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना पर चर्चा की। उन्होंने स्लोवेनिया के विदेश मंत्री एनजे लोगार्ड से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा की गई। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद से भी मुलाकात की और सामरिक साझेदारी परिषद की बैठक के लिए तैयारियां तेज करने पर दोनों राजी हुए। कुछ और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आने वाले वक्त में यूक्रेन पर आक्रमण करने का निर्णय लिया है। उन्होंने इस आकलन के लिए अमेरिका की अहम खुफिया क्षमता का जिक्र किया। जो बाइडेन ने हमले की सूरत में रूस पर कड़े आर्थिक और राजनयिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दोहराई है और अपने निर्णय पर फिर से विचार करने को कहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका के बीच रूस और बेलारूस ने 10 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इस सैन्य अभ्यास को अमेरिका ने मौजूदा स्थिति के बीच तनाव को और बढ़ाने की कोशिश बताया है। वहीं व्हाइट हाउस ने हाल में यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय और प्रमुख बैंक को निशाना बनाते हुए किए गए साइबर हमलों के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। इन खुलासों से रूस और यूक्रेन के बीच पहले से चल रहा तनाव और बढ़ गया है। साइबर अधिकारी ने कहा कि इस सप्ताह हुए हमले का असर सीमित था क्योंकि यूक्रेनी अधिकारियों ने जल्द ही स्थिति पर काबू पाते हुए नेटवर्क व्यवस्था बहाल कर ली थी, लेकिन इस बात की आशंका है कि वो अधिक विनाशकारी हमलों की तैयारी कर रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी नेताओं ने क्षेत्र में हिंसा बढ़ने और इसकी आड़ में रूस के आक्रमण करने के पश्चिमी देशों की आशंका के बीच पूर्ण सैन्य लामबंदी का आदेश दिया है। अलगाववादी और यूक्रेन के सैनिक तकरीबन 8 वर्षों से लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों को अलग करने वाली सीमा पर हिंसा हाल के दिनों में बढ़ गई है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पहले जाएंगे और रूस ने उनके रहने का बंदोबस्त किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने सरकार को क्षेत्र को छोड़कर आने वाले हर व्यक्ति को करीब $130 देने का आदेश दिया है, जो युद्धग्रस्त दोनबास क्षेत्र में औसत मासिक वेतन का आधा है। कनाडा की राजधानी ओटावा की सड़कों पर प्रदर्शन करके आवागमन बाधित करने वाले सैकड़ों ट्रक चालकों को पुलिस ने हटाने का काम शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में 100 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ओटावा पुलिस के मुताबिक 100 लोगों को गिरफ्तार करने के अलावा करीब 2 दर्जन वाहनों को हटाया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए लोगों में प्रदर्शनकारियों की अगुवाई करने वाले 4 नेता भी शामिल हैं। एक को जमानत मिल गई है जबकि बाकी जेल में बंद हैं। सरकार ने प्रदर्शन खत्म कराने के लिए आपातकालीन स्थिति लागू की है। इसी के तहत पुलिस प्रदर्शनकारियों को वापस भेजने की कोशिश कर रही है।
बात खेलों की। बीसीसीआई ने श्रीलंका के साथ होने वाली सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा को टेस्ट टीम की कप्तानी भी सौंप दी गई है। रोहित शर्मा को टेस्ट टीम की कमान मिलने के साथ ही यह तय हो गया है कि पहले की तरह तीनों प्रारूपों की कप्तानी एक ही खिलाड़ी के हाथों में रहेगी। बुमराह को उप कप्तान नियुक्त किया गया है। लंबे समय से मध्यक्रम के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और अंजिंग रहाणे को खराब प्रदर्शन के कारण श्रीलंका के खिलाफ होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज की टीम से बाहर कर दिया गया है। श्रीलंका का दौरा 24 फरवरी से 3 T20 मैचों की श्रृंखला से शुरू होगा, जिसके बाद 4 मार्च से 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी। बीसीसीआई ने विराट कोहली और ऋषभ पंत को 10 दिन का ब्रेक दिया है। विराट कोहली और ऋषभ पंत श्रीलंका के खिलाफ 24 फरवरी से लखनऊ में शुरू हो रही 3 T20 मैचों की सीरीज नहीं खेलेंगे। सीरीज के 2 मैच 26 और 27 फरवरी को धर्मशाला में होंगे। कोहली और पंत दोनों श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के लिए टीम में वापसी करेंगे। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट 4 से 8 मार्च को मोहाली और 12 से 16 मार्च के बीच बेंगलुरु में खेले जाएंगे। कोहली और पंत दोनों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे T20 में शानदार अर्धशतक जड़े, जिससे टीम इंडिया ने 8 रन की जीत के साथ 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की विजयी बढ़त बना ली। वहीं मेजबान न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को क्राइस्टचर्च टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहले ही सत्र में पारी और 276 रन की जीत दर्ज की है। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट जीत के 18 साल के इंतजार को खत्म किया गया। टीम साउदी ने 35 रन देकर 5 विकेट चटकाए, जिससे दक्षिण अफ्रीका की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 32 ओवर में 111 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली पारी में सिर्फ 95 रन ही बना पाई, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने हेनरी निकोलस के 105 और टॉम ब्लंडल के 96 रन की बदौलत 482 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। तेज गेंदबाज मैट हेनरी को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने दोनों पारियों में 9 विकेट हासिल किए और 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 58 रन बनाए। देश भर में आज महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें नमन किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दक्षिण गोवा के पोंडा में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवाजी महाराज ने ही भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना की शुरुआत की थी। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं रोम में क्रिस्टियो डेल ब्रमांते द्वारा डिजाइन की गई एक इमारत की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।